ओके अभी एक्चुअली वो टाइम है करने का और सिंसियर होने का। अभी अगर आपका 100% नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। 6 मंथ्स के साथ साथ अगर आप 6 मंथ्स लेट सीए हो रहे हो मतलब आप कम से कम 3.5 लाख तो खो ही रहे हो। 4 लाख के आसपास आप समझ लो आप खो रहे हो। सो इट्स द टाइम नाउ टू गेट सीरियस। अभी जितनी भी मस्ती की होगी वो की होगी, अब वो सब एक साइड पे, और अभी का टाइम अपना अलग है। चेक माइक चेक। ओके लेट्स स्टार्ट। So good morning everyone. Today we are starting the revision of unit number 4 of the Contract Act, which is relating to performance of contract. Okay, 1:30 बजे तक जितना हमारा रिवाइज होता है उतना हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज बी विथ मी, आंसर अलॉन्ग विथ मी। आप लोग जानते हो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए ये रिविजन लेक्चर्स के वक्त। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है आंसर्स देने में या आपने गलत जवाब दिया है, प्लीज मार्क द कॉन्सेप्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ। ओके, सो दैट जब आप घर पे और एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करोगे, नाउ यू एग्जैक्टली नो कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग जानते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होती है और वो लोग एक दूसरे को कुछ प्रोमिसेस करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आज आपने प्रॉमिस देके कॉन्ट्रैक्ट एंटर तो कर दिया है, बट आज नहीं तो कल आपको ये जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म भी करना होगा। सो परफॉर्मेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सिर्फ वादा कर दिया अब निभाना नहीं है, ऐसी बात नहीं होने वाली है। आपने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब ऐसे केस में हु इज सपोज टू परफॉर्म द गिवन प्रॉमिस? पहले तो हम यही एक्सपेक्ट करने वाले हैं दैट इट शुड बी द प्रोमिसर हिमसेल्फ हु शुड बी परफॉर्मिंग द प्रॉमिस। इट शुड बी द प्रोमिसर हिमसेल्फ हु शुड बी परफॉर्मिंग द प्रॉमिस। वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट यू ऑल ऑल्सो टू गिव द आंसर। आप लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में जवाब देते जाओ। ऑन एंड ऑफ आई एम लुकिंग एट द चैट्स। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूं, बट हाँ मेरी नजर उन चैट्स पे जरूर है। ओके, आप लोगों का अभी तक बस गुड मॉर्निंग ही चालू है। अभी हमारा टॉपिक शुरू हो गया है, प्लीज स्टार्ट आंसरिंग। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यही उम्मीद करेंगे कि परफॉर्मेंस जो होगा वो होना चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर उसने वादा किया है तो ऑब्वियसली बात है हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि परफॉर्मेंस भी वही बंदा दे। बट कभी कभार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ना पर्सनल नेचर का नहीं है या पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे केस में प्रॉमिसर का एम्प्लॉय या उनका एजेंट भी प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। तो से फॉर एग्जांपल आपने 10 किलो गेहूं मांगा था, अब समर सीजन है तो गेहूं, चावल, दाल ये सबको हम स्टॉक करते हैं साल भर के लिए। तो आपने कोई किराना की दुकान में ये सब किराना का सामान मंगाया था, गेहूं, चावल, दाल। अब ऑब्वियसली बात है ओनर आपको ये माल दे या उसका एम्प्लॉय दे, इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ऑलरेडी बोल दिया कोहिनूर चावल मेरे को इतना चाहिए, मेरे को ये इंद्रानी चावल इतना चाहिए, मेरे को ये तुअर दाल ये ब्रांड की इतने किलो चाहिए, मेरे को मूंग दाल ये ब्रांड की इतने किलो चाहिए। अब आपने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस तो दे ही दिए हैं। चाहे दुकानदार खुद आपको पैक करके माल भेजे या उसका एम्प्लॉय भेजे, इज नॉट रियली गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। सो ऐसे केसेस में जहां पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, आपका एम्प्लॉय या आपका एजेंट भी आपके बिहाफ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। इनफैक्ट इन केस ऑफ डेथ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो दुकानदार की अगर डेथ हो गई, शांत हो गए वो, तो उनका जो बेटा है या हो सकता है कभी कभार ना भाई भी काम करता है, 2 भाइयों की दुकान है, तो भाई जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा और आपने जो माल डिमांड किया था वो आपको माल सप्लाई कर देगा।
ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर, तब ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड क्यों? क्योंकि इनिशियली तो वैलिड था, बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। तो जैसे कि मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था वो डॉक्टर का, एक हार्ट सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, अब उनसे डिसाइड हुआ था कि आपके काका जी की बाईपास सर्जरी होगी। अब अनफॉर्चुनेटली बातचीत होने के बाद, बट ऑपरेशन होने के पहले डॉक्टर ही शांत हो गए, तो ऑब्वियसली बात है, क्या आप ये सर्जरी उनके बेटे से कराओगे डॉक्टर के, जो बड़ा आर्टिस्ट है इंडिया में? बोलो ना। वाई? बिकॉज दिस वॉज ऑफ अ पर्सनल स्किल। कोई पेंटिंग करना, कोई स्कल्पचर बनाना, कोई डॉक्टर का काम, ये सारे पर्सनल स्किल्स होते हैं। कोई आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस, तो अगर से फॉर एग्जांपल आप किसी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से गए हो कोई शो पे, आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि वही उस शो पे आए। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि उसके एम्प्लॉय आके परफॉर्मेंस देके चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, यू हैव गिवन द मनी फॉर हिम, फॉर हिज नेम, फॉर हिज सॉन्ग, फॉर हिज वॉइस। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इट दैट हिज एम्प्लॉयज आर कमिंग, कि उसके बीवी बच्चे आ गए और परफॉर्मेंस देके चले गए। अरे हाँ है ना? तो ऐसे केस में अगर कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट आर्टिस्ट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, नाउ ही कैन नॉट परफॉर्म, या आप कोई डांसर के शो के लिए जा रहे हो और वो डांसर का कुछ एक्सीडेंट हो गया और लेग की इंजरी हो गई, नाउ दैट आर्टिस्ट कैन नॉट परफॉर्म, सो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बिकम वॉइड। ओके, बट अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो पर्सनल स्किल के नहीं है, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, द परफॉर्मेंस कैन बी डन ईदर बाय द एम्प्लॉई, एजेंट और इवन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कभी कभार परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी डन बाय अ थर्ड पार्टी, बट अगर थर्ड पार्टी के परफॉर्मेंस को आपने एक्सेप्ट कर दिया है तो परफॉर्मेंस अब हो चुका है। अब आप वापस से प्रॉमिस और को स्यू नहीं कर सकते हो फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो से फॉर एग्जाम्पल ए को बी को 10,000 रुपए देने थे, अब ए ने ना दिए पैसे टू बी, तो ए का ही दोस्त है सी ने ये पैसे बी को दे दिए 10,000 रुपए। आपने क्या थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर आपने थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया, आप वापस से ए के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हो फॉर नॉन परफॉर्मेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है, और अगर आपने थर्ड पार्टी के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया है तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, आप बाद में प्रॉमिसर को स्यू नहीं कर सकते हो फॉर नॉन परफॉर्मेंस। और एक लास्ट पॉइंट है विच इज टॉकिंग अबाउट जॉइंट प्रॉमिसर्स। तो कभी ऐसा हो सकता है दैट 2 or more persons have jointly made a promise। मोहित दरवाजा लगा दो ना प्लीज, एसी का इफेक्ट नहीं हो रहा। So 2 or more persons have jointly made a promise. So they are joint promisors. So these joint promisors, okay, have to perform jointly. And in fact, they are jointly and severally liable. But देखो, अगर promisee एक आधे person के पास भी आता है performance के लिए, जैसे कि A, B और C ने मिलके, say for example 30,000 rupees D से लिए, तो अब ए, बी और सी की तीनों की मिलकी जिम्मेदारी है कि वो ये पैसा डी को रिटर्न कर ले। बट से फॉर एग्जांपल कल जाके डी सिर्फ ए के पास आता है और पूरा पैसा डिमांड करता है। ओके, तो क्या हुआ है, डी जो है वो ए के पास आया है, और ए के पास आने के बाद उसने पूरे के पूरे 30,000 रुपए मांग लिए। तो क्या 30,000 रुपए ए को देने पड़ेंगे? हाँ, ए को देने पड़ेंगे। बट जब ए 30,000 रुपए देगा, बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ए कैन रिकवर 10,000 रुपीज फ्रॉम बी एंड 10,000 रुपीज फ्रॉम सी। अच्छा, मिस्टर डी ने ना, सुनो ना क्या किया है, डी ने ए को डिस्चार्ज कर दिया। डी ने ए को डिस्चार्ज कर दिया। अगर डी ने ए को डिस्चार्ज कर दिया है, क्या बी और सी भी रिलीज हो जाएंगे? नहीं, बी और सी को रिलीज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट बी और सी को 10,000 अपने तो देने पड़ेंगे, बट ए के भी 5,000, क्योंकि लॉसेस आर टू बी बोर्न इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। ऐसे करके बी 15
और सी भी 15,000 रुपए डी को देगा, बट बाद में बी और सी ए से 5,000 क्या रिकवर कर लेंगे, है ना। ए की डेथ हो गई तो क्या होगा, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद बी एंड सी विल मेक द पेमेंट। अच्छा, ए बी सी तीनों की भी डेथ हो गई, तीनों के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब जॉइंटली एंड सेवरली विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट्स टू मिस्टर डी। उसको कहते हैं डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं, डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। अच्छा, ऐसा भी किस्सा हो सकता है, फॉरगेट अबाउट डेट, इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है। ऐसे केस में अगर इंसॉल्वेंसी हो गई है तो से फॉर एग्जांपल ए बी और सी ने डिसाइड किया था कि वो पैसा 30,000 रुपए मिलकर डी को लौटाएंगे, और से फॉर एग्जांपल के 3 में से एक हो जाता है इंसॉल्वेंट। अब अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, वट एवर पैसे इन अ रूपी इज रिकवरेबल, उतना तो आपसे रिकवर किया जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल बी इंसॉल्वेंट हो गया, बी से सिर्फ 50 पैसे इन अ रूपी इज रिकवरेबल, तो 10,000 में से बी कितना दे पाएगा, 5,000 रुपए। लॉस कितना हुआ है, 5,000। ये 5,000 रुपए ए और सी को इक्वल प्रोपोर्शन में बेयर करना पड़ेगा। मतलब ए अपना तो 10,000 देगा प्लस 2,500 बी का कंट्रीब्यूशन देगा, वैसे ही सिमिलरली सी को भी 10,000 अपना अमाउंट देना पड़ेगा प्लस 2,500 बी का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये सुनो गाइस, सो बैलेंस अमाउंट, एनी लॉस का अमाउंट याद रखना, लॉस का अमाउंट इज टू बी बोर्न इन एन इक्वल प्रोपोर्शन, नॉट इन द प्रोपोर्शन दे टुक द अमाउंट। एग्जामिनर को अगर आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट डालना है, वो ऐसा भी पूछ सकता है, ए ने 30,000 लिया है, बी ने 20,000 लिया है और सी ने 10,000 रुपए लिया है, तो 3:2:1 में पैसा लिया है, बट लॉस फिर भी अगर होगा ना तो भी इक्वल प्रोपोर्शन में ही बेयर किया जाएगा। इंडिविजुअली आप 30 दोगे, 20 दोगे, 10 दोगे, बट लॉस विल ऑलवेज बी बोर्न इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। सो दैट्स वाज अबाउट जॉइंट प्रोमिसोस। जॉइंट प्रोमिसोस का ही टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है जॉइंट प्रोमिसेस। एक से ज्यादा जो प्रोमिसेस होते हैं टुगेदर दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस हैव अ जॉइंट राइट टू डिमांड परफॉर्मेंस। इंडिविजुअली परफॉर्मेंस डिमांड नहीं करेंगे, अधिकार अगर है परफॉर्मेंस डिमांड करने का तो दोनों को एक साथ ये अधिकार दिया गया है। एक की डेथ हो गई, राम और श्याम दो जॉइंट प्रोमिसर्स थे और प्रोमिसोर मिस्टर एक्स थे जो उनको फर्नीचर बना के सप्लाई करने वाले थे। राम की डेथ हो गई तो क्या होगा, हाँ, तो राम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विथ श्याम परफॉर्मेंस डिमांड करेगा। सुनो एग्जाम्पल सुनो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, अच्छे से ध्यान दो। एक्स प्रोमिसोर है, एक्स कौन है, और यहाँ पे प्रोमिसेस दो है, सो दिस इज अ केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। दिस इज अ केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। रिवर्स है, पहले एग्जाम्पल्स का रिवर्स है, यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसेस है। तो एक्स जो कारपेंटर है, जो फर्नीचर बनाने वाले हैं, उन्होंने मिलके राम और श्याम को वादा किया है, मतलब वादा जिसको किया है वो दो लोग हैं। जॉइंट प्रोमिसेस कि मैं आपको 10 दिनों के अंदर 500 बेंचेस बना के दे दूंगा। राम की डेथ हो गई तो अब राम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव श्याम के साथ परफॉर्मेंस डिमांड करेगा। समझ रहा, राम और श्याम दोनों की भी डेथ हो गई तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली एक्स से परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। दिस इज नोन एज डिवल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। दिस इज नोन एज devolution of joint rights. Okay, did you understand this? Virtual students, what about you all? Please let me know. So this was the concept of joint promisors and joint promises. अगला concept है relating to succession and assignment. जब हम succession की बात करते हैं, succession के केस में both assets and liabilities are getting transferred. तो पापा की डेथ हो गई
तो अब बेटे को पापा की सारी एसेट्स तो मिल ही रही है, बट एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी मिलती है, उसको कहते हैं सक्सेशन। क्या कहते हैं? सक्सेशन। बट नाउ लायबिलिटीज जो आपको रीपे करनी होती है, दैट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय यू. यू विल नेवर बी पर्सनली लायबल टू रीपे द लायबिलिटीज. अरे हाँ है ना? बट जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं ना, असाइनमेंट के केस में ओनली द राइट्स, दैट इज द एसेट्स, आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. Yes or no, guys? So this was the concept of succession and assignment. Next, effect of refusal to accept offer of performance. Promise और बार बार परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है, रीजनेबल टाइम है, रीजनेबल प्लेस है, ऐसा नहीं है रात के 12 बजे सुबह के 5 बजे आप परफॉर्मेंस देने आ रहे हो, ऐसा नहीं है. आपकी साइड से आप गलत नहीं हो, रीजनेबल प्लेस है और रीजनेबल टाइम भी है, और आप आपका परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो, बट इट इज द प्रोमिसी हु इज नॉट एक्सेप्टिंग योर परफॉर्मेंस. इसमें क्या आपकी गलती है? नहीं. बताओ ना. नहीं. तो क्या प्रोमिसी आपको स्यू कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस? इनफैक्ट यू विल फाइल अ केस अगेंस्ट हिम फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस. इसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. क्या कहते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोग भी, परफॉर्मेंस दो टाइप का होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस में जिसको जो परफॉर्म करना था वो उन्होंने कर दिया है और उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो गया है. तो यहाँ पे आखिरी में हम एक कॉन्सेप्ट भी देखने वाले, डिस्चार्ज. और डिस्चार्ज कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस. मेरे को 10 रुपए देने थे, दे दिए, इसने कुरकुरे का पैकेट ले लिया. 10 रुपए दिए, कुरकुरे का पैकेट ले लिया, इसने खा लिया. जिसको जो करना था क्या उन्होंने कर लिया है. इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस. ओके. और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या होता है? मैंने कोशिश की है परफॉर्मेंस देने की. जैसे कि एसी रिपेयर करना वाला बंदा आ रहा है, बट ऐसे केस में आप अभी बोल रहे हो नहीं अभी क्लासरूम बिजी है, शाम को आ जाइए. शाम को अरे राज सर का मैराथन चालू है, बाद में आ जाइए. संडे अरे हर्षद सर का मैराथन है, कभी और आ जाइए. अब आप ही उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हो परफॉर्मेंस देने के लिए. वो तो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस से आया है. तब ऐसे केस में यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट हिम फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ही तो अटेम्प्टेड, ट्राइड टू गिव परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसको कहते हैं टेंडर परफॉर्मेंस, attempted performance. In fact, that person will file a case against you for damages. हाँ या ना? ओके. अच्छा, हमेशा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी के साइड से ही गलत हो, दूसरी पार्टी के साइड से भी तो गलत हो सकता है ना. अरे हाँ या ना? प्रॉमिस और नहीं परफॉर्मेंस देने से रिफ्यूज कर दिया, तो अब प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है टर्मिनेट. हाँ, रिसाइन. फाइन, रिसाइन. या तो बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट ही मे शो दैट ही इज इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द परफॉर्मेंस. बट एनीवेज, चाहे आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है या आपने बताया है बाय वर्ड्स और एक्शन कि आप परफॉर्म कर सकते हो, जो नॉन परफॉर्मेंस का पीरियड था उस समय के लिए आप डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हो. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको क्लास में वो सिंगर वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है आपको कुछ? उस सिंगर वाले एग्जाम्पल का क्या हुआ था? हमने कहा था एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे आप हमारे रेस्टोरेंट में आके गाना गाना, लाइव परफॉर्मेंस. और आपने 3 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया. 1 महीने वो सिंगर आया, अगले महीने आना बंद कर दिया, तीसरे महीने वापस से आ गया. अब या तो आप कह दो कि भाई रुक जा, मतलब ये कोई गार्डन नहीं है, जब मन किया आ जाओ, जब मन किया आप चले जाओ. तूने पिछले महीने मेरे को धोखा दिया है, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, आई विल टॉलरेट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर धोखा. नहीं रहा परफॉर्मेंस तो भी चलेगा, बट तुझे नहीं लूंगा मैं. यू आर टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. एंड ऑफकोर्स जो भी डैमेजेस है वो तो आप रिकवर करोगे,
बट ऐसा भी हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ जब वो आया नहीं, आपने दूसरे सिंगर्स के साथ कोशिश किया बट कुछ जमा नहीं, और मन ही मन आप खुश हो कि ये बंदा वापस आ गया, थक हार के लड़के घिर के वापस हमारे पास ही आया, तो अब आप सोच रहे हो भाई अभी तो वो औकात में ही आएगा, अब उसको भी समझ में आ गया इतना आसान नहीं है, तब ऐसे केस में आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसका परफॉर्मेंस। बट जो 1 महीना बंदा नहीं आया था ना, उसका तो आप डैमेजेस क्लेम कर ही सकते हो। तो याद रखना, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है या चाहे आपने शब्दों से या हरकतों से बाय योर कंडक्ट यू शोड इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द परफॉर्मेंस, जो नॉन परफॉर्मेंस का समय था उस समय पे तो आप डैमेजेस क्लेम कर ही सकते हो। अरे यस होगा, यस, क्या बात है, यस। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी हमने इसी के साथ कर लिया था, तो हमारा ये चार्ट 1.11 हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं 1.12, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। और 2 चार्ट्स है ना इसमें, यस। सो व्हाट इज दिस पॉइंट टॉकिंग अबाउट? उसके पहले तो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस के पहले, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई समय डिसाइड हुआ है, उसी साइड पे आपको परफॉर्मेंस टेंडर करना होगा। ओके, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड हुई है परफॉर्मेंस की, उसी प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अगर आपने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है या कोई प्लेस मेंशन नहीं किए, तब उस केस में रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस। तो अगर इस क्लासरूम का या स्टूडियो का एसी खराब हुआ है, ऑब्वियसली बात है मैं बंदे को घर पे नहीं बुलाओगे, मैं यहाँ पे ही बुलाओगे। आई हैव मेंशन्ड द प्लेस, तो परफॉर्मेंस कहाँ होगा, घर पे या स्टूडियो में? स्टूडियो। बट अगर हमने कुछ स्पेस स्पेसिफाई नहीं की है, बट हमने ये कहा है कि स्टूडियो का एसी खराब हुआ है, देन द रीजनेबल प्लेस इज गोइंग टू बी द स्टूडियो। हाँ, तो अगर आप कोई स्पेस स्पेसिफाई करते हो, स्पेस मतलब जगह, प्लेस, या आप कोई टाइम स्पेसिफाई करते हो, तो परफॉर्मेंस विल बी एट दैट टाइम ऑन दैट डे, रीजनेबल डे एंड रीजनेबल टाइम, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस। बट इफ यू डिड नॉट स्पेसिफाई अ प्लेस और अ टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कहाँ होना चाहिए। ये सुनो गाइस। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो सुनो मेरी बात, यूजुअली तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो होती है वो परफॉर्म होती है साइमल्टेनियसली, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, साइमल्टेनियसली। बट अगर आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ ऑर्डर डिसाइड किया है कि पहले ये परफॉर्म करेगा और बाद में वो परफॉर्म करेगा, देन यू विल फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। तो यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, 90% रेस्टोरेंट्स, उनमें आप जाते हो, पहले आप खाना खाते हो, फिर आप बिल देते हो। बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं सेल्फ सर्विस वाले कि पहले आप टोकन लो पैसे देके, फिर आपको खाना मिलेगा। तो आपने स्पेसिफिकली डिसाइड किया है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, और उसी ऑर्डर के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस होगा, उसी ऑर्डर के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस होगा। बट अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है और साइमल्टेनियसली भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस होगा। जैसे कि बैंक में जब आप लोन लेने जाते हो, आप पहले सिक्योरिटी देते हो और फिर आपको लोन अप्रूव होता है। तो मुथूट फाइनेंस में जब आप जाओगे, पहले आप आपकी गोल्ड ज्वेलरी रखोगे और फिर आपको क्या मिलेगा, फाइनेंस, लोन या जो भी पैसा है आपको मिलेगा। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है जहाँ पे हमने बताया है या समझा है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा एंड फिर दूसरी पार्टी चेंज करनी। क्या बैटरी कितनी देर चल सकता है? चलेगा ना, ठीक है, 10 मिनट से आ जा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट। मोहित ने बोला था 12:30 को चेंज कर लेगा, है ना, ठीक है, ओके। पहले जिसको परफॉर्म करना था उसने ही डिफॉल्ट कर दिया,
क्या दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस देने की जरूरत है? दूसरी पार्टी को भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। आपने दूसरी पार्टी को वो असेंशियल एलिमेंट्स जो थे या वो एनवायरनमेंट जो था परफॉर्मेंस करने का वो ही नहीं दिया, तो क्या दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस देगी? नहीं। क्या वो पार्टी परफॉर्मेंस देने से डिस्चार्ज हो जाएगी? अरे बोलो ना, यस और नो गाइस। एंड अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, अगर आपने ऐसी कोई एक्ट करने का अग्रीमेंट किया है जो परफॉर्म करने के लिए इम्पॉसिबल है, आई विल फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक, आई विल मेक अ डेड पर्सन अलाइव, क्या ये पॉसिबल है? आई विल कम स्विमिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे अग्रीमेंट्स ही वॉइड होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स ही वॉइड होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स ही वॉइड होते हैं। या तो अगर आप ऐसा भी कुछ अग्री करते हो जिसको परफॉर्म करना अनलॉफुल है, कोकेन में डील करना, किसी का मर्डर करना, गुजरात में अल्कोहल में डील करना, महाराष्ट्र में टबैको में डील करना, तो ऐसे केस में ये अग्रीमेंट्स ही क्या है? वॉइड है। अग्रीमेंट ही वॉइड है। क्या करना? गैम्बलिंग। अच्छा, ओके। तो ऐसे केस में अग्रीमेंट ही वॉइड है। इन शॉर्ट, दे आर वॉइड एब इनिशियो। इनका परफॉर्मेंस ना कभी पहले पॉसिबल था और ना कभी पॉसिबल हो सकता है। बट कभी कभार, ये तो इनिशियली इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनिशियल इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस। बट कभी कभार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है सब्सिक्वेंटली, जिनका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी उसको कहते हैं। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब परफॉर्मेंस पॉसिबल था, बट बाद में ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उसको कहते हैं सुपरवेनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ये सुनो गाइस। तो ऐसे केस में जिस समय से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है उसी समय पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे कि 1 तारीख को आपने घर बेचने को और खरीदने को अग्री किया था, कॉन्ट्रैक्ट 1 तारीख को एंटर हुआ था बट एग्जीक्यूट होने वाला था 10 तारीख को, बट 7 तारीख को ही घर जल के राख हो गया। ये पॉसिबिलिटी इनिशियल है या सब्सिक्वेंट है? तो कौन सी पॉसिबिलिटी इनिशियली इम्पॉसिबल थी परफॉर्मेंस के लिए? जो पहले से ही। एग्जाम्पल, फाइंडिंग ट्रेजर बाय मैजिक, आई विल मेक द सन राइज फ्रॉम द नॉर्थ। इज इट पॉसिबल? मेकिंग अ डेड पर्सन अलाइव, इनका परफॉर्मेंस तो इम्पॉसिबल था इनिशियली, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल वो वाला है, कौन सा? वो वाला घर वाला, जहां पे घर बाद में जला है ना? तो तब से परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन मतलब पैसों का एप्लीकेशन करना। ओके, सबसे पहली बात तो पैसों का एप्लीकेशन कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये तीनों सेक्शंस एक साथ पढ़ा रही हूँ मैं, 59, 60 एंड 61। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था मिस्टर सूरज और मिस्टर चंदू के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, नहीं लिखा है आप लोगों ने? अच्छा, चार्ट बुक में नहीं है, नोटबुक में। तुमको याद भी है क्या तुमने कौन सी चीजें कहाँ कहाँ लिखी है? कौन सी चार्ट बुक में, कौन सी नोटबुक में, कौन सी टेक्स्ट बुक में? ठीक है, गुड। तो सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, सबसे पहली बात तो पेमेंट का जो अप्रोप्रिएशन है, एप्लीकेशन है, इज गोइंग टू बी यूज्ड टू डिस्चार्ज दोज डेट्स एज द डेटर इज सेइंग। तो डेटर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रीपेमेंट होगा। देखो मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ कुछ बच्चे हैं ना जिनको याद नहीं आ रहा है, तो उनको भी रिवाइज करवाना है ना। तो सुनो ना, एक डेटर है और क्रेडिटर है,
और उनके बीच में मल्टीपल डेट्स है। अब ऐसे केस में डेटर ने कुछ तो पैसा रीपे किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा उसने रीपे किया है वो कौन से डेट के लिए अप्रोप्रिएट किया जाए। तो डेटर जो पैसा देता है ना वो खुद कहता है कि ये पैसा मैं कौन से डेट के लिए रीपे कर रहा हूं। बट अगर डेटर चुप रहता है तो क्रेडिटर अप्रोप्रिएशन अपने हिसाब से कर सकता है। क्रेडिटर अप्रोप्रिएशन अपने हिसाब से कर सकता है। डेटर ने भी कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर ने भी कुछ नहीं किया, तो ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जो डेट पहले ड्यू हुआ था उसका रीपेमेंट पहले किया जाएगा। मतलब फर्स्ट जो भी ड्यू हुआ है उसका रीपेमेंट भी पहले। हाँ, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट, बट फर्स्ट इन व्हाट सेंस? ऑन द ड्यू डेट के हिसाब से, नॉट ऑन पैसे लेने के हिसाब से। ओके हाँ, तो फर्स्ट जो भी डेट ड्यू हुआ उसी का सबसे पहले रीपेमेंट किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, लास्ट चार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। वाह क्या बात है। आज तो हम यूनिट 5 भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना? फिर कल यूनिट 6 हो जाएगा और 4, 5, 6 के क्वेश्चंस कर लेंगे। कैसे करना है? जो आज रिवाइज किया है वो क्वेश्चंस आज ही करो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको। एक बार वर्चुअल स्टूडेंट्स के क्या हालचाल है पूछ लेते हो। लाइव चल रहा, तुम्हारी आवाज भी ये होती है। ओके, हेलो मैम, हेलो दिशांत, गुड अनन्या, गुड मुजाफिर, गुड बनी बीज, कृतिका। चलो, डेड पर्सन अलाइव पॉसिबल है इंडिया में एकता कपूर के सीरियल में। ज्यादा पढ़ाई हो रही है इसकी, संभालो यार इसको। चलो आजा। ओके चलो, वर्चुअल स्टूडेंट्स का भी ध्यान है, अच्छे से वो लोग जवाब दे रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू देन। क्या हुआ? 30 थे बस। चलो आ जाइए। ओके सुनो, अच्छा ऐसा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। आप बताइए, मतलब इंस्टीट्यूट आपको पूछ रहा है कि कौन से वो केसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ऐसा पूछा भी है। कौन से वो केसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस ही करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। सबसे पहला केस इज द केस ऑफ अ नोवेशन। नोवेशन में वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या कहते हैं? नोवेशन। यहां पे या तो पार्टीज आर द सेम एंड द टर्म्स हैव चेंज्ड, या तो फिर द पार्टीज आर डिफरेंट बट द टर्म्स आर द सेम। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या वो डिस्चार्ज हो जाता है और आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। सो पहला केस जो कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है इज द केस व्हेन इन आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि उसी के बदले में आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। उसको कहते हैं नोवेशन। क्या कहते हैं उसको? एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ is known as novation. Is known as
नेक्स्ट, नोवेशन के बाद में है रिसेशन. टू रिसाइन मीन्स टू टेक बैक. बट जब आप रिसाइन करते हो, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तो डिस्चार्ज करते हो, बट यू डू नॉट एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन. दैट्स इट. पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपने कर दिया है डिस्चार्ज. अब क्योंकि डिस्चार्ज कर दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. अल्ट्रेशन में क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइन करते हो, आप नया कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर जरूर करते हो, बट हियर देयर इज अ वेरी माइनर चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस. और पार्टीज तो सेम ही रहती है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, जैसे नोवेशन में था. यहाँ पे पार्टीज तो सेम ही रहती है, बट देयर इज अ वेरी माइन्यूट चेंज. बट माइन्यूट चेंज भी है, जैसे कि हमने रेंट जो है 10,000 के बदले 12,000 कर दिया, तो हम अग्रीमेंट में तो 10 के बदले उसको ऐसे 12 नहीं कर सकते हैं, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर करना पड़ेगा. सो दिस इज एन अल्ट्रेशन. व्हाट इज इट? याद रखना, जैसे आपके कपड़े आप अल्टर करते हो, कभी आप पतले हो गए, मोटे हो गए, या जो भी है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इट्स नॉट अ बिग चेंज, इट्स अ माइनर चेंज इन दोज क्लोथ्स. इट्स नोन एज अल्ट्रेशन. ओके. कभी कभार ऐसा हो सकता है दैट द प्रोमिसी में वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तब भी आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. हाँ या ना? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या वॉइड हो सकता है? नाम में लिखा है एबल टू बी. और कल जाके अगर अग्रीव पार्टी, दुखी आत्मा कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा? और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा, आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. यस और नो गाइस? श्योर? 100%. आपने अगर परफॉर्मेंस के लिए रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी है प्रॉमिसर को, तब भी वो बंदा परफॉर्मेंस से हो जाता है डिस्चार्ज. इसमें इसकी गलती नहीं है, आपने उसको सर्कमस्टेंसेस ही नहीं दिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को करे परफॉर्म. यस और नो गाइस? नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट केस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है इज अ केस वेरिन यू हैव डन एक्चुअल परफॉर्मेंस. जिसको जो परफॉर्मेंस देना था, क्या वो परफॉर्मेंस उन्होंने दे दिया है? क्या कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है? बट इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में भी आपने तो रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल प्लेस पे परफॉर्मेंस दे दिया है, बट दूसरी पार्टी आपका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर ली है, यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम योर परफॉर्मेंस. म्यूचुअली आपने अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, क्या म्यूचुअली आप ये भी अग्री कर सकते हो कि आपको अब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना है? तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से भी क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है? नेक्स्ट, डिस्चार्ज कैन ऑल्सो बी बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. इट कैन ऑल्सो बी बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. चेंज इन लॉ हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसे केस में आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस. लैप्स ऑफ टाइम, 3 साल हो गए, डेट टाइम बाद डेट हो गया है, अब ये बंदे को पैसे रीपे करने की जरूरत नहीं. ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी कानून कहता है कि इस सिचुएशन में अब आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, इंसान की डेथ ही हो गई, तो ऑब्वियसली बात है अब परफॉर्मेंस के लिए तो आप बुलाओगे नहीं ना उसको, क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट भी क्या खत्म हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ या ना? तो ब्रीच के वजह से भी अगर दूसरी पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है तो क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज्ड. आपने परफॉर्मेंस रिमिट कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, आपने रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी है, एंड लास्टली इज मर्जर ऑफ राइट्स, जहां पे आपके इंफीरियर और सुपीरियर राइट्स एक दूसरे से कोइंसाइड मर्ज हो गए हैं, तो अब आपको इंफीरियर राइट को परफॉर्म करने की जरूरत. यस और नो गाइस? क्या? हाँ, आप जो घर पे रेंट पे रह रहे थे, उसी घर को आपने खरीद लिया, क्या अब आपको रेंट देने की जरूरत है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या मर्जर ऑफ राइट्स हो चुका है.
कैमरा चेंज करना था ना, बैटरी खत्म हो रही है उसकी, कर दे चेंज। मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 2 मिनट सिर्फ कैमरा में पॉज आएगा, आई एम चेंजिंग द बैटरी। तब तक मैं स्क्रीन पे सिर्फ हमारी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस ला रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग तब तक रेफर कर सकते हो। जिनके पास ICAI की मॉड्यूल नहीं है, आप ICAI.org पे जाओ। वहां पे कहां जाओगे? स्टूडेंट्स के पोर्टल पे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। है क्या आपके पास? कितने क्वेश्चंस हैं? हर रोज मैं सोचती हूँ मैं इसको डाउनलोड करके रखूं। हो गया क्या? क्या? हाँ, सारे नोट्स रहेंगे, सब चीजें रहेगा, सब मटेरियल रहेगा। पढ़ना तो कुछ है नहीं, बट घबरा के सारे नोट्स कलेक्ट कर लेते हैं। क्या हुआ? ये ऐसे करता है क्या? कौन सी सीरीज देख रहा? क्या हुआ? नहीं आ रहा है? तुम लोग क्या हर रोज स्टॉक करते हो क्या ये सब? देखो यहाँ पे क्या हुआ है। X, Y and Z jointly borrowed 50,000 rupees from A. The whole amount was repaid to A by Y. ये joint promisors का केस है। तो 3 joint promisors है। कौन से 3 joint promisors है? X, Y and Z. The whole amount was repaid to A by Y. Decide in the light of the Indian Contract Act whether Y can recover the contribution. Thank you. पिकनिक चालू है क्या यहाँ पे? मेरा स्क्रीन भी चलेगा। ओए, उनको समझा नहीं होगा, बट क्या हुआ? सुनो ना मेरी बात। X, Y और Z तीनों भी ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं, बट A ने पूरे के पूरे 50,000 रुपए जो है ना, वो Y से ले लिए। अब इंस्टीट्यूट ये सवाल पूछ रहा है, क्या Y X और Z से पैसा रिकवर कर सकता है? कर सकता है, बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। भले ही A उसके पास आया था और पैसा डिमांड किया था, बट ये बंदा जो है बाकी लोगों से X और Z से तो पैसा रिकवर कर ही सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ X आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ X, यस और नो? तो अगर किसी की डेथ हो भी जाती है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ सर्वाइवर्स is going to be jointly and severally liable to make the repayment. Y can recover the contribution from the assets in case Z becomes insolvent. Yes, तो जितना पैसे ना रुपीज रिकवरेबल उतना आप रिकवर करोगे, बट बाकी आपको फिर बाकी के 2 लोग जो है उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा in an equal proportion. Yes or no guys? Sure? 100%? हाँ हाँ, तो वो तो इंस्टीट्यूट स्पेसिफाई करेगा ना। आया क्या जवाब देने?
क्वेश्चन 2 देखते हैं. एक मिनट, वर्चुअल बच्चों का भी देख लेती हूँ. Yes, you can recover. X can recover. Okay. Yes, Y can recover. ठीक है. Okay, good. Mr. Rich aspired to get a self-portrait made by an artist. Artist कर दिया चेंज पवन ने. आर्टिस्ट के काम में क्या पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व रहते हैं? Yes. He went to the workshop of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the former's portrait on an oil painting canvas. शौक रहते लोगों के भी. Mr. C agreed to the offer and asked for 50,000 as full advance for the above creative work. Mr. C clarified that the painting shall be completed in 10 sittings and shall take 3 months. Okay. बहुत ही मास्टरपीस बनने वाला है 3 महीनों में. On reaching to the workshop for the 6th sitting, Mr. Rich was informed that Mr. C has become paralyzed and would not be able to paint for near future. Painting complete कब होगी? 10 sittings के बाद. आप लोग पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन? बट 6th सिटिंग पे ही समझ में आ गया फिजिकली इनकेपेसिटी हो गया है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है. मिस्टर सी हैड अ सन मिस्टर के हु वाज स्टिल परस्यूइंग हिज स्टडीज एंड हैड नॉट टेकन अप हिज फादर्स प्रोफेशन येट. डिस्कस इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कैन मिस्टर रिच आस्क्ड मिस्टर के मतलब उसका बेटा, आर्टिस्ट का बेटा, to complete the artistic work in lieu of his father. तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, पता है आपको. एंड could Mr. Rich, तू केला क्या जा रहा है? Can Mr. Rich ask Mr. K for refund of the money paid in advance to his father? Yes. अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है, जो पैसा या बेनिफिट आपने पास किया है, क्या आप उसको रिकवर कर सकते हो? हाँ या ना? क्वेश्चन 3 सही है, झूठ और सच वाला. बट अब हाँ, बट आधी पेंटिंग थोड़ी ना लोगे आप. नहीं, पूरा का पूरा पैसा रिस्टोर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको पेंटिंग ही नहीं मिली है. एग्जैक्टली. You can ask for the complete refund. If you do not get the painting, why will you say अरे भाई तूने जितना काम किया था उतना पैसा तू ले ले. आप समझ रहे हो? आपने सूट अपॉन क्वांटम मेरिट पढ़ा है ना, उसमें एज मच एज इज अर्न्ड. बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. या तो आपको पूरा पेंटिंग मिलेगा या तो आपको पेंटिंग ही नहीं मिलेगा. तो अगर आपको पेंटिंग ही नहीं मिल रहा है, आप आपके पूरे के पूरे पैसे वापस से डिमांड कर सकते हो. अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा होता जो डिविजिबल होता, टुकड़ों में डिवाइड कर सकते, तो फिर आप जितना परफॉर्मेंस हुआ है उतना आप गुड्स भी डिमांड करोगे और उतना पैसा आप उसको दे भी दोगे. बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है. या तो आपको पूरी पेंटिंग मिलेगी या तो नहीं मिलेगी. और अगर नहीं मिली है क्योंकि वो पैरालाइज हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे? आप पूरे पैसे डिमांड करोगे. ओके, आ जाइए. मिस्टर झूठ entered into a contract with Mr. Such to purchase his motor car for 5 lakhs within a period of 3 months. A security amount of 20,000 was paid by Jute to Such in the terms of the agreement. It's like an advance token amount.
After completion of 3 months of entering into the agreement, Mr. Such tried to contract Mr. Jute to purchase the car in terms of the agreement. Even after the lapse of another 3 months, Mr. Jute neither responded to Mr. Such nor his phone calls. After lapse of another period of 6 months, Mr. Jute contacted Mr. Such and denied to purchase the motor car. He also demanded back the security amount of 20,000 from Mr. Such. Referring to the provisions of the Contract Act, state whether Such is required to refund the security amount to Mr. Jute. Also examine the validity of the claim of Mr. Jute if the motor car would have been destroyed by an accident within the 3 months agreement period. 3 महीने के अग्रीमेंट पीरियड में अगर मोटर कार डिस्ट्रॉय हो जाती है, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझ में? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो परफॉर्म करना पॉसिबल था, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से अब हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या डिस्चार्ज हो जाता है और पार्टीज भी क्या डिस्चार्ज हो जाएगी परफॉर्मेंस से। तो आपने जो रिफंड मतलब आपने जो एडवांस दिया था उसका क्या आप रिफंड डिमांड कर सकते हो? हाँ या ना? बट व्हाट अबाउट दिस केस, फर्स्ट केस? क्यों नहीं होगा वो भी बता। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में रिफंड पॉसिबल कोशिश की थी। नेक्स्ट, Mr. Murari owes payment of 3 bills to Mr. गिरधारी नाम अनोखे, सच झूठ। आयशा को बोलती हूँ। हाँ ठीक है, आपका रिकमेंडेशन देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम संता बंटा बोल देना। होता है बट कंफ्यूजन, इसलिए लिख के जब क्वेश्चन आता है ना तो आप फैक्ट्स को सिर्फ ऐसे मन के मन में मत सोचो और एनालाइज करो, लिख के निकालो आप किसने क्या करना। ये सच है, ये झूठ है, इसने ऐसा एडवांस दिया है, ये उसको कार देने वाला है, ये तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये तारीख को परफॉर्म करना है, यहाँ से 3 महीने हुए। तो जब आप फैक्ट्स को ऐसे प्रेजेंट करते हो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर कब एनालाइज करते कहीं अगर लिंक छूट भी गई है तो आप वो डायग्राम को देख के जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। दिमाग में रखोगे तो इतना याद नहीं रहता, हजारों थॉट्स वैसे भी पेपर लिखते लिखते दिमाग में चलते रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, राइटिंग टाइम, डिफिकल्टी, अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, क्या मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा, तो लॉ का तो छोड़ ही दो, बाकी सारी चीजें आप सोच रहे हो। नेक्स्ट, आ जाइए। मुजफ्फर भी आपकी जैसे ही है, झूठ को एक्स मान लिया, सच को वाई मान लिया। अच्छा, झूठ को एक्स, घूम फिर के वो उधर ही चले जा रहे हैं। पर कौन है यार वो बेवफा, मिला तो दे यार, थोड़ा ज्ञान देती हूँ मैं उसको। इतना धोखा देके चली गई है, गुमराह हो गई है, बहुत ज्यादा दर्द है इसके जीवन में। झूठ को एक्स बना लिया। मिस्टर मुरारी
owes payment of 3 bills to Mr. Girdhari as on 31st March 2020. अब देखो ऐसा वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप लिख के निकालोगे तो ही आपके लिए कन्वीनियंट होगा, ऐसे पढ़ के क्या दिमाग के स्क्रीन पे सब कुछ नहीं आने वाला है. 12,120 which was due in May 2016, 5,650 which was due in August 2018, and 9,680 due in May 19. एक 16 का है, एक 18 का ड्यू है और एक 19 का ड्यू है. मतलब इट्स द सेम डेटर, सेम क्रेडिटर और मल्टीपल डेट्स है और अलग अलग टाइम पे वो ड्यू हो रही है रीपेमेंट के लिए. कुछ 16 में, कुछ 18 में, कुछ 19 में. मिस्टर मुरारी has made a payment on 1st April 2020 as above without any notice how to appropriate them. मुरारी डेटर है और डेटर ने पैसे देते वक्त कुछ नहीं बोला है. A check of 9,680 and a check of 15,000 advised under the provisions of the Indian Contract Act 1872. तो पहले तो आप थ्योरी लिखोगे कि अगर पेमेंट देते वक्त डेटर ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए है रिलेटिंग टू द अप्रोप्रिएशन तो क्रेडिटर खुद अपनी मर्जी से अप्रोप्रिएशन करेगा. आपको पता है सबसे पहले वो 9,680 किसकी तरफ अप्रोप्रिएट करने चाहिए? 16 वाला. ऐसा क्यों होगा? But Murari made the payment without any notice. तो गलत है जवाब, फिर इंस्टीट्यूट का गलत जवाब है. फिर बट जब मिस्टर मुरारी मेड द पेमेंट विदाउट एनी नोटिस ऑफ हाउ टू अप्रोप्रिएट देम, बट अगर डेटर कुछ नहीं बोलता तो क्रेडिटर अपने हिसाब से रीपेमेंट करेगा ना अप्रोप्रिएशन का. अच्छा, ओके. सो इफ चेक का अमाउंट इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ अ पर्टिकुलर डेट तो भले ही कुछ कहा नहीं होगा बट इम्प्लाइड है कि हम उस डेट को रीपे करना चाहते हैं. ऐसा ही हुआ ना. सो दो नॉट बाय वर्ड्स, by your harkate, by your conduct, by your behavior, we come to know that you want to appropriate this amount to that debt, which is the third debt, 2019 वाला. और फिर वो जो 15,000 है उसके लिए तो ना उसने कुछ कहा है और ना कुछ इम्प्लाइड है, तो क्या वो 12,000 और वो दूसरे वाले डेट के लिए अप्रोप्रिएट किया जाएगा? तो पहले तो इट्स गोइंग टू बी अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द क्रेडिटर्स चॉइस. तो क्रेडिटर ऑब्वियसली वो जो अमाउंट है 15,000 का वो अप्रोप्रिएट करेगा टू दैट डेट विच वाज ड्यू फर्स्ट. बराबर ना. और वो कितना था? 12,120. और जो भी है 15,000 माइनस 12,120 करो तो कितना आता है बैलेंसिंग फिगर? 15,000 माइनस 12,120. 2,880 वो सेकेंड वाले डेट को अप्रोप्रिएशन के लिए लिया जाएगा. बराबर ना? बराबर? पक्का? तो अच्छा सुन लो मेरी बात. पहली बात तो जब कभी भी अप्रोप्रिएशन होता है, अप्रोप्रिएशन हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द डेटर्स इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे डेटर ने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है बट 2 चेक्स उसने दिए हैं
और एक चेक इज एग्जैक्टली ऑफ द अमाउंट ऑफ वन पर्टिकुलर डेट, तो भले ही कहा नहीं है बट आपकी हरकतों से अब हमें समझ में आ गया है, इट इज इम्प्लाइड दैट यू वांट टू मेक दिस चेक का पेमेंट फॉर दैट डेट ऑफ 2019। और बाकी के अमाउंट के लिए तो आपने कुछ कहा नहीं है और अमाउंट भी मैच नहीं हो रहा, तो इम्प्लाइड भी कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्रेडिटर के चॉइस के हिसाब से अप्रोप्रिएट करोगे। और क्रेडिटर का तो ऑब्वियसली यही चॉइस रहेगा कि पहला डेट जो ड्यू हुआ है उसकी तरफ रीपेमेंट हो, और इसलिए वो जो 15,000 रुपीज है वो पहले अप्रोप्रिएट किए जाएंगे टुवर्ड्स दैट 12,120 का डेट। ये सुनो गाइस, ओके। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन है क्या? What will be the rights with the promisor in the following cases? Mr. X promised to bring back Mr. Y to life again. Void ab initio. सिर्फ void मत बोलो, void agreement या void contract, मेरे को नहीं पता, तो it's void ab initio. A agreed to sell 50 kgs of apple to B. The loaded truck left for delivery on 15th March, but due to riots in between, reached on 19th April. क्या समझा आपको? ए ने बी के साथ अग्री किया था कि वो 50 kg एप्पल्स भेजेगा। 15 मार्च को ट्रक को लोड तो कर दिया, बट बीच में राइट्स हो गए। एक को ही 19th को मिले, तो वो आगे बी को कब सेल करेगा? A agreed to sell 50 kgs of apples to B. ए और बी में कंफ्यूजन है क्या? मैं वही बोल रही हूँ ना, क्वेश्चन में लिखा है रीच्ड ए ऑन 19th, ए को पहुंच रहा है, मतलब क्या ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्चुअली ए है। इस क्वेश्चन को हटा दो, आई थिंक देयर इज सम एम्बिग्विटी इन द क्वेश्चन। An artist promised to paint at a fixed date for a fixed amount for remuneration, but met with an accident and lost both his hands. Artist lost both his hands. Supervening impossibility. Contract void हो जाएगा. Abhishek entered into a contract to import toys from China, but due to disturbance in relation to both the countries, the import from China was banned. ये भी supervening impossibility है. हाँ या ना? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ये सुनो गाइस, कौन से सवाल का जवाब आप लिख के आओगे? सच झूठ का लिख के आ जाओ। देखो अभी 1 बजी है, क्या करना है आप बताओ? क्वेश्चन का तो नहीं है, बट रिवीजन का दो है। कोशिश करें, गाना सुनना है कोई?
यूट्यूब पे ये हो जाएगा। 6th का रिवीजन करवा लो मैम, करवा लो मैम, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ले लो मैम, नेक्स्ट यूनिट ले लो मैम। बीसीआर का भी रिवीजन होगा बेटा, होगा ना, क्यों नहीं होगा। चलो एक आधा चार्ट तो कर लेते हैं, 2 चार्ट हो जाएंगे फिर तो क्या। हाँ तो यूनिट ही हो जाएगा। 15 मिनट एक चार्ट को लगता है, आधे घंटे में दोनों चार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चंस कितने हैं? चलो देखते हैं, टाइम तो देख लेते क्या है, एक चार्ट तो कर लेते हैं। फिर कल तो हमारा यूनिट 6 भी हो जाएगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी शुरू कर ले, ठीक है। आज क्या है, ट्यूसडे है ना, ठीक है। हाँ सैटरडे होगा, संडे नहीं होगा वापस। संडे नहीं ले सकते हो, हाँ या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो ना, आप 2 बजे के बाद ले, या तो संडे लेने बोल दो, है ना। चलो आ जाओ, फिर मैं सैटरडे को सेल्फ रिकॉर्ड कर लूंगी कंपनीज एक्ट। ऐसे मत करो यार, मतलब सब कुछ कैसे हो सकता है यार। सैटरडे को अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सेशन होता है, सैटरडे के दिन मैं सेल्फ रिकॉर्ड करके स्टूडियो में आके कंपनीज एक्ट अपलोड कर लूंगी। हाँ तो फिर आप कन्विंस करवा लो। ऐसे नहीं होता है, हाँ चलो आ जाओ। हाँ क्योंकि सब्जेक्टिव है ना इसलिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब होता है फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपने कुछ वादा किया था परफॉर्मेंस देने का, बट अब आप वो वादे को पूरा नहीं कर रहे हो, इसी को कहते हैं ब्रीच। ये जो ब्रीच होता है या तो एक्चुअल ब्रीच होता है या तो एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, जो दिन पे आपने परफॉर्मेंस देने का वादा किया था ऑन द ड्यू डेट और इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस आपने वादा को पूरा करने से मना कर दिया है, इसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल। और एंटिसिपेटरी ब्रीच में परफॉर्मेंस के भी पहले आपने क्या कर दिया है, मना कर दिया है परफॉर्मेंस देने के लिए, इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। 1, एंटिसिपेटरी ब्रीच को आप एक्चुअल ब्रीच ट्रीट कर दीजिए और इमीडिएट बेसिस पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, या तो आप वेट कर सकते हो फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। उस समय पे अगर पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया क्या बात है, बट अगर परफॉर्मेंस नहीं दिया तो इस स्टेज पे आप रिसाइन करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बट उस बीच अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इज द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। और वॉइड अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना तो अनफॉर्चुनेटली आप डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते। यस और नो गाइस? ओके, जब कभी भी ब्रीच होता है, ओके, देयर आर सर्टेन रेमेडीज दैट यू हैव इन केस ऑफ अ ब्रीच। एक तो डैमेजेस है, बट डैमेजेस के साथ साथ आपके पास दूसरी भी रेमेडीज होती हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, यू कैन फाइल अ केस अपॉन क्वांटम मेरिट, यू कैन फाइल अ केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और यू कैन फाइल अ केस फॉर इंजंक्शन।
एक एक करके सारी रेमेडीज को अब हम देखते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेमेडी एंड दैट इज डैमेजेस. ओके, लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले डैमेजेस. डैमेजेस जो होता है इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस दैट यू हैव सफर्ड. तो दूसरी पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जिसके वजह से आपको क्या हो गया है, नुकसान. तो जो भी नुकसान हुआ है अब आप क्या कर सकते हो, ये डिमांड कर सकते हो फ्रॉम द अदर पार्टी. अब यही डैमेजेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप विच इज ऑर्डिनरी डैमेजेस. ओके, ऑर्डिनरी डैमेजेस के केस में जितना नेचुरली आपको डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, उतना पैसा आप दूसरी पार्टी से डिमांड कर सकते हो. बट स्पेशल डैमेजेस में क्या हुआ है, आपने दूसरी पार्टी को कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में ऑलरेडी बताया था, और ये जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है इज लाइक आपकी फर्दर कमिटमेंट थी या ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो सकता है. तो अब कैमरा बंद हुआ क्या पवन? तब अब ऐसे केस में सुनो ना मेरी बात, आप क्या कर सकते हो, ऑर्डिनरी डैमेजेस तो ले ही सकते हो, बट ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ साथ आप स्पेशल डैमेजेस भी डिमांड कर सकते हो. बट याद रखना, स्पेशल डैमेजेस तभी रिकवर हो सकता है जब आपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म किया था. यस और नो गाइस? तीसरा टाइप का डैमेजेस इज विंडिक्टिव डैमेजेस, या कभी कभार उसको कहते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस. विंडिक्टिव डैमेजेस दो ही केस में दिए जाते हैं. फर्स्ट इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी. तो जितनी ज्यादा आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है उतने ज्यादा आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो. और दूसरा है फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय द बैंकर, ओके, ऑफ द कस्टमर्स चेक. कस्टमर के अकाउंट में पैसा था बट फिर भी बैंकर से गलती से मिस्टेक हो गई और इनसफिशिएंट फंड्स बोल के चेक डिसऑनर किया. इस कस्टमर की तो गुडविल डैमेज हो गई. जितना इनफैक्ट चेक का अमाउंट कम, उतने आप डैमेजेस ज्यादा रिकवर कर सकते हो. इसको कहते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस. क्या कहते हैं? नेक्स्ट, नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस में क्या होता है, एक्चुअली पार्टी इज नॉट इवन सफर्ड लॉसेस, एकदम नॉमिनल अमाउंट का लॉस सफर हुआ है, बट क्योंकि ये पार्टी को प्रूव करना है दूसरी पार्टी को कि आपने जो किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वी आर फाइलिंग अ केस फॉर नॉमिनल डैमेजेस. डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले. तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है, सो यू कैन डिमांड फॉर दीज डैमेजेस. और जैसा नाम में लिखा है प्री फिक्स्ड डैमेजेस. प्री फिक्स्ड, तो ये डैमेजेस का अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त ही, फॉर्म करते वक्त ही प्री फिक्स कर लिया था. इसको कहते हैं एज प्री फिक्स्ड डैमेजेस. प्री फिक्स्ड डैमेजेस दो टाइप के हो सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अ पेनल्टी. लिक्विडेटेड डैमेजेस में आप एक रीजनेबल एस्टिमेट निकालते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हो व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि पेनल्टी में आप कुछ अनशंड कुछ भी अमाउंट लिख देते हो दूसरी पार्टी को डराने के हिसाब से. बट याद रखना, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो, एक्चुअली आपने जितना डैमेज सफर किया है उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा. पेनल्टी का चाहे आपने कुछ भी अनशंड अमाउंट क्यों ना लिख लिया हो, आपको पैसे तो उतने ही मिलेंगे जितने पैसे आपके बनते हैं इन डैमेजेस या लॉसेस के वजह से. सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ एंटर किया है तो जितना अमाउंट पेनल्टी में लिखा है सारा का सारा अमाउंट आपको पेनल्टी की तरह देना पड़ेगा. ये सुन होगा इस नहीं.
भगवान मेरे को बचा ले। चलो आ जाइए। ओके, सो डैमेजेस के अलावा हमारे पास दूसरी रेमेडी है, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं। तो अगर वन ऑफ द पार्टी हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिसाइंडेड, और रिसाइंड होने के साथ साथ हम डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, क्योंकि सिर्फ रिसाइंड करके क्या मतलब बनेगा ना। तो आप रिसाइंड करने के साथ साथ, इट विल गो हैंड इन हैंड, आप डैमेजेस भी कर लेते हो डिमांड। नेक्स्ट, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न्ड। क्या मतलब होता है? एज मच एज इज अर्न्ड। तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है बट दूसरी पार्टी ने उसका परफॉर्मेंस देने से इनकार कर दिया है, तो अब आप देखोगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है। डिविजिबल मतलब इट कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स। अगर डिविजिबल है, चाहे अग्रीव पार्टी है या दूसरी पार्टी है, फर्क नहीं पड़ता है, बोथ कैन फाइल अ केस अपॉन क्वांटम मेरिट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, इट इज इनडिविजिबल, तो ओनली द अग्रीव पार्टी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट क्वांटम मेरिट। जिसने गलत किया है वो केस फाइल नहीं कर सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपको लग रहा है डैमेजेस मेरे केस में एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है, तो ऐसे केस में आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके उसको कह सकते हो कि तुमने जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। ओके, इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एंड लास्ट इज इंजंक्शन ऑर्डर। कोई चीज ना करने के लिए आपने वादा किया था और वही चीज अगर आप कर रहे हो, तो हम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आपको वो चीज करने से रोक सकते हैं। इसको कभी कभार कहते हैं स्टे ऑर्डर। स्टे नहीं, स्टे ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सूट फॉर इंजंक्शन। तो क्या बात है, यूनिट नंबर 4 और 5 दोनों भी हो जाता है कंप्लीट। एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों को। तो कल तो हम यूनिट 6 करेंगे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 भी कंप्लीट कर लेंगे। तालियां क्यों बजा रहे हैं हम लोग? मतलब गुड मॉर्निंग। आ जाइए इधर ब्रीच पे। नहीं होगा, क्योंकि 2:30 को मेरी दूसरी क्लास है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कल रात को हम लोग 3 बजे तक गुरुकुल में थे मोटिवेशनल लेक्चर के लिए। एग्जामिनेशन अभी आ रही है ना, इंटर और फाइनल के, इंटर और फाउंडेशन के। इंटर के बच्चे नवंबर अटेम्प्ट के हैं। हाँ, बट फिर इसीलिए तो सही टाइम था ना मोटिवेशन का। तुम लोगों को अभी मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। अंदर से वो आग लगनी चाहिए कि अब मेरे को करना है मेरे लिए। अभी वो टाइम नहीं है जहां पे आपको एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे इन बच्चों को सही गाइडेंस दे दिया ना, सो दे विल बी ऑन ट्रैक। वैसी वो बात होती है, एंड दैट इज व्हाई वी गिव द गाइडेंस। बाकी जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो बाद में रियलाइज कर लेगा, काश मैम की बातें सुनी होती, फिर याद आओगे तो। चलो आ जाइए। तो इसलिए तेरे को सीरियसनेस नहीं पता, ऐसे बोल रहे हो। मुझे पता है रिफॉर्म के बाद क्या होता है, रिफॉर्म होता है।
ये क्वेश्चन 3 में कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे को पता है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचते हैं शायद से, मेरे को ऐसा लगता है। लास्ट मॉड्यूल में तो था, पता नहीं अभी ये करेक्टेड मॉड्यूल में आंसर सही है या गलत है, आई डोंट नो। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance. Discuss also the effect of anticipatory breach. तो पहले तो बताओ, what do you mean by anticipatory breach? परफॉर्मेंस के पहले अगर आप परफॉर्मेंस देने से मना कर देते हो, इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट, 1, कैन यू ट्रीट इट एज एन एक्चुअल ब्रीच, और आप इमीडिएट बेसिस पे रिसाइन करके क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। कैन यू वेट फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तब अगर परफॉर्मेंस हुआ क्या बात है, बट तब अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ देन इट हैज बिकम एन एक्चुअल ब्रीच, यू विल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू विल क्लेम द डैमेजेस। बट अगर आपने एक्चुअल डेट के लिए वेट करने का डिसाइड किया है और उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है बिकॉज ऑफ सम घटना, तो उसी को कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एंड अनफॉर्चुनेटली उस चीज की वजह से अब आप डैमेजेस भी डिमांड कर सकते हैं। ओके, next, liquidated damages is a genuine pre-estimate of compensation of damages for certain anticipated breach of contract, whereas penalty on the other hand is an extravagant amount stipulated and is clearly unconscionable and has no comparison to the loss suffered by the parties. Explain. This is a true sentence. तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना होगा ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। तो आप लिखोगे हाँ कि डैमेजेस समटाइम्स कुड बी प्री फिक्स्ड इन नेचर। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त ही आपने डैमेजेस के अमाउंट को स्टेट कर लिया है। ये जो अमाउंट आपने स्टेट किया है अगर एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है देन इट विल बी नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड और अगर आपने कुछ भी अनशंड अमाउंट लिख दिया है जिसका रियल डैमेजेस से कोई संबंध लेना देना नहीं है देन इट इज नोन एज अ पेनाल्टी। जो भी अमाउंट आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्री फिक्स किया है उससे ज्यादा ना ही आपको पेनल्टी मिलेगा ना ही आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा। सिर्फ गवर्नमेंट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो आपको वो प्री फिक्स्ड अमाउंट मिल सकता है। अगर मेरा लिक्विडेटेड डैमेजेस मैंने 10,000 लिखा है एस्टिमेट करके, जेन्युइन एस्टिमेट, बट अनफॉर्चुनेटली 12,000 नुकसान हो गया, डैमेज कितना ले पाओगी, 12 या 10? नॉट मोर देन द अमाउंट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। और एक लास्ट केस है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर उसका आंसर करेक्ट है या गलत है, चेक करना पड़ेगा। एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई to supply 1,000 water bottles at 5 per water bottle to be delivered at a specific time. Thereafter, X contracts with Z for the purchase of 1,000 bottles at 4.5. तो वो 4.5 पे X Z से खरीदेगा और Y को सप्लाई करेगा at 5, बराबर ना? Z X को देगा और X Y को देगा। कुछ आई बात समझ में? Z failed to perform the contract in the due course and the market price of the water bottle on that day was 5.25 per water bottle. Consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damages which X could claim from Z in the circumstances. एक मिनट रुक जाना।
एक्स जेड से कितना डैमेजेस क्लेम करेगा, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस वो क्लेम करेगा। बट आगे और एक क्वेश्चन दिया, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वाइज कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में एक्स जेड से, अच्छा सेकंड केस में दिया है कि नॉट इन्फॉर्म, मतलब पहले केस में आपको बताना पड़ेगा ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस दोनों रिकवर किए जा सकते हैं। और वो जो सेकंड केस है जहां पे आपने आगे के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर करोगे, मार्केट प्राइस माइनस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यस और नो गाइस? तो पहले वाले केस में आप ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस रिकवर कर सकते हो, और सेकंड केस में आप सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर कर सकते हो। एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहां पे पहले केस में हमने अज्यूम किया दैट यू वर अवेयर अबाउट द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, therefore x is entitled to claim 500 at the rate of 50 paise per bottle, difference between the procuring price and the contracting price, selling to y। contract price क्या था? 4.50 है ना, पक्का? और सेलिंग प्राइस क्या था? 5 रुपीज। सो 5 minus 4.5 is 50 पैसे into 1000 bottles, तो 500 रुपए, being the amount of profit x would have made by the performance of this contract with y, and if x had not informed z of y's contract, then the amount of damages would have been the difference between the contract price and the market price on the day of the default. In short, it would be 75 paise। 75 paise कैसे? 5.25 minus 4.50, मतलब मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 0.75 into 1000, which makes it to rupees 750। सही है आंसर, पक्का 100%? ये एक आंसर आप लिख लो, और एक वो झूठ और सच का आंसर आप लिख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा जो कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क के क्वेश्चन है ये। ओके, सो आज सक्सेसफुली समय के पहले हमने यूनिट नंबर 4 और 5 दोनों कर लिया है कंप्लीट। कल हम लोग यूनिट नंबर 6 करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट कर लेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ओके, सो थैंक यू सो मच, thank you, see you tomorrow, bye bye, keep studying, keep revising, and do a lot of writing practice, bye bye।